मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये जमाना क्या कहता है, मुझे तो फर्क पड़ता है कि मेरा काना मुझे क्या कहता है। ये डायलॉग आप लोगों ने बहुत न्यूज चैनलों पे सुना होगा, बहुत यूट्यूब पे देखा होगा। तो आजकल हमारा एक छोटा सा बाबा है, बड़ा फेमस हो रहा है, यही शब्द बोल बोल के कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब आजकल जो है बाबा बनना बड़ा अच्छा बिजनेस हो गया है। तो जो जीवन में कुछ न कर पा रहा हो बाबा बन जाए, दाढ़ी बढ़ा लो। आजकल तो दाढ़ी की भी जरूरत नहीं है, बच्चे भी बाबा बन जा रहे हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे ज्ञान दे रहे हैं बाबा बन के। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, जीवन में कुछ अच्छे कर्म करिए, कर्म पर ध्यान दीजिए, आबाव बाबाव चक्कर मत पड़िए। वो क्या है ये एक बिजनेस है और बहुत सफल बिजनेस मॉडल है। तो इन बिजनेसमैनों के चक्कर में मत पड़िए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने धंधा पे ध्यान दीजिए। ठीक है। तो आज जो हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। ये जो हमारा करंट अफेयर्स है वो डेली बेसिस पे जो है कवर होता है। तो आज 2 दिसंबर है और आज के दिन जितना भी न्यूज रहा है इंपॉर्टेंट न्यूज वो मैंने एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया है और आप लोग को उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि 2 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो न्यूज है, पहला जो न्यूज है वो क्या है, ट्रम्प थ्रेटन्स 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स। तो ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही अपना पहला हमला कर देते हैं और ब्रिक्स पर क्या बोलते हैं कि मैं ब्रिक्स पे जो है 100% जो है क्या लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक बैरियर होता है, आयात और निर्यात पर टैक्स होता है, टैक्स लगाया जाता है। जैसे अमेरिका से जो ब्रिक्स के देश अगर वो व्यापार करते हैं अमेरिका से, तो वो धमकी दे रहे हैं कि मैं 100% टैक्स लगा दूंगा। तो उस क्या होगा, उससे क्या होगा कि कोई भी सामान जो होगा, जो कोई प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, मोबाइल का जो रेट है चाइना में 10,000 है, अगर उस पर 100% टैरिफ लग जाता है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, 10 से 20,000 हो जाएगा। तो अमेरिका में उसका रेट बढ़ जाएगा, तो कौन ही खरीदेगा अमेरिका में। ठीक है। तो ये धमकी दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि जो ब्रिक्स के देश हैं उन पर 100% टैक्स लगा दूंगा या टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है। टैरिफ कई माध्यम से होता है, या तो 100% टैक्स लगाया जाएगा या तो सेस लगाया जाएगा। तो बहुत सारे माध्यम से टैरिफ लगाया जा सकता है। दूसरा न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, महायुति टॉक कंटिन्यू, महायुति टॉक्स कंटिन्यू शिंदे टू बैक बीजेपी चॉइस फॉर सीएम पोस्ट। तो महायुति और बीजेपी का लगातार बात हो रहा है कि महाराष्ट्र में अभी जो है इनकी इनकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। बीजेपी को 148 सीटों में 132 सीट मिला है और महायुति लगातार बीजेपी से बात कर रही है को सिंधु के ही दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि बीजेपी चाहती है देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री बनाना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रिक्स संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? ब्रिक्स संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2014। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2009। 2009 तक ब्रिक्स जो संगठन था, जो ब्रिक्स संगठन था वो ब्रिक नाम से था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। सबके पहले वर्ड से ये बना हुआ है, सबके पहले वर्ड से बना हुआ है। जैसे ब्रिक्स का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो बी से हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील हो जाएगा, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो सभी देशों के जो है पहले लेटर से
ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने देश है? 5 देश हैं। 2009 में इसका गठन किया था, 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेंगे। ब्रिक्स जो है वो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। मतलब विकासशील देशों का ये ब्रिक्स जो है वो संघ है। ठीक है, इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि इनका जो नाम है वो अंग्रेजी भाषा के पहले वर्ड से बनाया गया है। पहला वर्ड सभी देशों का लिया है। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया, तब जाके ये ब्रिक्स संगठन कहलाया। उससे पहले क्या था? ब्रिक था। ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ है? संघाई चीन में है। ठीक है, और इसका ब्रिक्स के वर्तमान जो हेड है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तो ये हर वर्ष एक देश से दूसरे देश की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। और ब्रिक्स का जो मुख्य बैंक है उसका क्या नाम है? एडीबी बैंक। एडीबी बैंक इसका जो प्रमुख बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। इनको जो लोन प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। रायसू भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रायसू भरोसा योजना है, इसके तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। किसानों को प्रति एकड़ 5,000 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना केवल रबी और खरीफ सीजन के लिए लागू होती है। योजना के तहत 10,000 प्रति एकड़ सालाना सहायता दी जाती है। केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र हैं। केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र हैं। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में कौन सा कथन सही है? किसानों को जो वार्षिक सहायता है, वार्षिक सहायता लगभग 7,500 रुपए इसमें दी जा रही, 7,500 रुपए दी जा रही है। और यह योजना जो है सभी सीजन के लिए है, रबी खरीफ जायज तीनों फसलों के लिए है, ना कि सिर्फ रबी खरीफ। योजना के तहत 10,000 प्रति एकड़ सहायता नहीं दी जाती है, 13,500 प्रति एकड़ सहायता दी जाती है। और यह केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र हैं। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए केवल छोटे और सीमांत किसान ही जो है पात्र हैं। इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। रायतू भरोसा योजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की योजना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की योजना है जो किसानों को क्या है? वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, यह योजना 2019 में लॉन्च की गई थी और इस योजना के तहत सालाना किसान परिवारों को 13,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय भरोसा योजना तेलंगाना में इस योजना के तहत 7,500 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता है। 7,500 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता है। इसका मकसद क्या है? किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करना, मतलब अपने किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करना, उनकी आय को दुगना करना, इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? सीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीबीआई के मुख्यालय कहाँ से? मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता। तो सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह क्या है? भारत सरकार की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है। तो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, यह कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सीबीआई के संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे। सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? डीसी कोहली थे। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963
वे जो है 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक इस पद पे रहे। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एआई की पूर्ण एआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड इनोवेशन या एडवांस इंटरफेस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे प्रश्न जो है वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है, फुल फॉर्म वगैरह, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2024 की किस फार्मूला वन रेसिंग में 2024 की किस फार्मूला वन रेस में मैक्स वर्स्टापेन ने जीत हासिल की? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स या मियामी ग्रैंड प्रिक्स। तो किसमें इन्होंने जीता? लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने फार्मूला वन रेसिंग जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के कौन से अधिकारी ने आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला है? बीसीसीआई के कौन से अधिकारी ने वर्तमान में आईसीसी का चेयरमैन पद संभाला है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी एन श्रीनिवासन, ऑप्शन डी अरुण धूमल। तो किसने संभाला है? हमारे अमित शाह के सर्वश्रेष्ठ पुत्र, जिनको बड़े आराम से सारे पद मिल जाते हैं, जो इतने बड़े क्या कहते हैं उसको, इतने ज्यादा काबिल हैं कि पहले उनको बीसीसीआई का पद मिला और अब आईसीसी का चेयरमैन का पद मिल गया है। तो बहुत काबिल इंसान है, इंग्लिश इतनी इन्फ्लुएंट बोलते हैं पूछिए मत। तुम्हारे जय शाह को मिला है, इतना बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं कि आपको देख के मजा आएगा, और क्रिकेट इतना अच्छा खेलते हैं पूछिए मत। तो हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह के लाडले जो हैं जय शाह, ऐसा पिता सबको मिले जो सारी खूबियां होते हुए भी आपको हर जगह पद मिल जाए, तो क्या पूछना है। ठीक है, और बाकी तो परिवारवाद बीजेपी में है ही नहीं, आप लोग तो इससे अच्छे से परिचित हैं। आईसीसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। दुबई कहाँ है? संयुक्त राज्य अमीरात में है, यूएई में। आईसीसी जो है, आईसीसी के जो वर्तमान सदस्य हैं वो कितने हैं? 108 सदस्य हैं। और आईसीसी जो है वो टेस्ट, वनडे, T20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मैच कराती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत पैन 2.0, हाल ही में आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारत सरकार द्वारा यह कहा गया कि आपका जो पैन कार्ड है उसको क्या कराना है? रिन्यू कराना है। रिन्यू कराना है, वो कैसे वो लोग दोबारा बनवाना चाहते हैं लोग, तो वही लोग जाने। तो इन ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपना जो है पैन कार्ड अपडेट करा लीजिए। इस प्रोजेक्ट का वित्तीय व्यय 1435 करोड़ रुपए है। ये कथन बिल्कुल सही है, 1435 करोड़ रुपए इसका जो है खर्च आएगा लगभग। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से उन्नत किया जाएगा। बिल्कुल सही है, जो मौजूदा प्रणाली है, जो मौजूदा पैन कार्ड है, उसको अपडेट करने की बात कही गई है। और एकल पोर्टल उपलब्ध होगा, यह भी विकल्प सही है, यह भी कथन सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग, यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए किस कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? किस कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? 2030 से 2032, 2024 से 2025, 2025 से 2026 या 2026 से 2027। तो 2024 चल रहा है, तो 2025-26 के लिए ही चुना गया होगा। तो सी आंसर हो जाएगा इसका 2025-26। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है। अंतर सरकारी, यह सिर्फ सलाहकारी निकाय है, ठीक है, ना कि बाध्यकारी निकाय है। संघर्ष प्रभावित, मतलब जिस देश में युद्ध हो रहा है उन देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है, उन देशों में जो है शांति प्रयासों का समर्थन करता है। इस निकाय को संयुक्त राष्ट्र
महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद द्वारा जो है संचालित किया जाता है। वर्तमान में इसमें 31 देश शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 31 देश शामिल हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित करेगी? लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता और इंदौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ये भारत मंडपम में मनाया जाएगा। भारत मंडपम, भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए हम लोग अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे भारत के प्रिय प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में जीत कराने वाले श्री 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 1008 श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस योजना का जो है 6 दिसंबर से भारत मंडपम में इस योजना का जो है 3 दिवसीय महोत्सव शुरू किया। इस महोत्सव में हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रदर्शित किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के सांस्कृतिक ताने बाने को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया है। यह पोर्टल 22 नवंबर 2024 को कहां लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी वाराणसी। तो कहां लॉन्च किया गया है? लद्दाख में लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम लोग ई दाखिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ई दाखिल क्या है? ई दाखिल उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा संपूर्ण देश में आरंभ किया गया है। ई दाखिल उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका शुभारंभ नवंबर 2024 में लद्दाख में हुआ। लद्दाख में हुआ। यह उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक सस्ता, त्वरित और परेशानी मुक्त तंत्र प्रदान करता है। यह उपभोक्ताओं को घर बैठे शिकायत दर्ज करने, शुल्क का भुगतान करने और मामलों को ट्रैक करने की सुविधा देता है। आप मोबाइल या ईमेल पते पर ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में राज्य श्रेणी में स्वर्ण पदक किस राज्य को प्रदान किया गया? मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या असम। तो किसको प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां मनाया जाता है? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान कहां है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वीं अग्नि वॉरियर अभ्यास की संस्करण कहां आयोजित किया गया? 13वां अग्नि वॉरियर अभ्यास संस्करण कहां आयोजित किया गया? देवलाली महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, औली उत्तराखंड या उमरोई मेघालय। तो कहां आयोजित किया गया? देवलाली महाराष्ट्र में। तो आइए अग्नि वॉरियर अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहां हुआ? देवलाली महाराष्ट्र में। यह भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच हुआ। भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच में हुआ। कब हुआ? 23 नवंबर 2024 को। 23 नवंबर 2024 को। आगे बढ़ते हम लोग। किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प धरोहर गढ़चोला को है हाल ही में भारत सरकार से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। किसको प्राप्त हुआ है? गुजरात को प्राप्त हुआ है। घरचोला क्या है? घरचोला जो है एक साड़ी है। क्या है? साड़ी है। तो जाइए हम लोग घरचोला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घरचोला जो है हिंदू और जैन विवाह साड़ी है। क्या है? हिंदू और जैन विवाह साड़ी है। इसमें वर्गों की संख्या अनुष्ठानिक रूप से महत्वपूर्ण है। वर्गों की संख्या 9, 12 या 52 के गुणक में होता है। पहले यह साड़ी जो है कपास से बना होता था, लेकिन अब जो है रेशम के उपयोग से बनाया जाता है। ठीक है, घरचोला मूल रूप से एक बांधनी साड़ी है। बांधनी साड़ी है। जीआई टैग क्या होता है? भौगोलिक संकेतक जो है, यह जो टैग है वह किसी स्थान विशेष
कि वस्तु को दिया जाता है, किसी स्थान विशेष की वस्तु को दिया जाता है, उसके नाम से जीआई टैग दिया जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस प्रोडक्ट की ख्याति बढ़ जाती है और उसका जो है कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको एक कॉपीराइट प्रदान हो जाता है, उसकी कोई कॉपी नहीं बना सकता है और उस वस्तु की जो है डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो जीआई टैग की शुरुआत 2003 में हुई थी, ठीक है। और भौगोलिक संकेत पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत यह कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुरक्षा मोबाइल ऐप, सुरक्षा मोबाइल ऐप, इसको संरक्षा भी कहा जा रहा है। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय डाक या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुरक्षा मोबाइल ऐप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जो संरक्षा या सुरक्षा मोबाइल ऐप है, यह रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए संरक्षा नाम से लॉन्च किया है, संरक्षा नाम से लॉन्च किया है। इस ऐप का मकसद रेलवे के फ्रंट लाइन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाकर रेल संरचना में सुधार करना है। इस ऐप को डिजाइन करने का काम 2013 बैच के IRTS अधिकारी दिलीप सिंह ने किया है, ठीक है। किसने किया है? दिलीप सिंह ने किया है। आगे बढ़ते हैं। इसे 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक फिर से नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे पुनः नियुक्त किया गया है? अजय बंगा, मसातो कंदा, दिल्मा रोसेफ या एनगोजी ओकोंजो इवेला। तो किसको नियुक्त किया गया है? एनगोजी ओकोंजो इवेला को नियुक्त किया गया है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत खतरनाक नाम है, भाई लोग याद कर लेना। थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका स्थापना हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और कब हुआ था? 1995 में। 1944 में WTO का पहले नाम क्या था? गेट्स था। क्या था? गेट्स था, ठीक है। उसके बाद 1995 में इसका नाम बदलकर WTA कर दिया गया। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का क्लास है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे UPSC का हो, चाहे PCS स्टेट PCS वगैरह का हो, चाहे वनडे एग्जाम का हो, रेलवे का हो, लेखपाल का हो, UPSSC का हो, किसी का भी हो, ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेगा। अगर आप डेली बेसिस पे इस करंट अफेयर्स को नोट डाउन करते जाते हैं तो आपके पास एक साल में करंट का बहुत अच्छा खासा बंच हो जाएगा, जिससे आप लोग को करंट अफेयर की किसी भी मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर भी आपका अच्छा हो जाएगा। और न्यूज़पेपर से ये करंट अफेयर कवर किया जाता है, जिससे आप लोग का न्यूज़पेपर भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।